अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कैफ 8 रिफ्रेशर का लेक्चर 4 है जी। तो इंशाल्लाह इसमें चैप्टर 6 जो है आई कैप की बुक से उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को। देखिए, हमें अभी तक थोड़ा आइडिया हो गया है कि कंट्रोल्स क्या होते हैं। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है ऑब्वियसली। कंट्रोल्स क्या थे कि जो एंटिटी ने इंटरनली कुछ एसओपीज, कुछ चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो चीज़ें वहाँ पर लगाई हैं, जो अपडेट्स, जो चेक्स रखे हुए हैं, जो आप कह सकते हैं कि चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो तरीकाकार अपनाए उनको हम कंट्रोल्स कहते हैं। और आइज़ा 315 जो है वो आपसे ये रिक्वायर करता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है उन कंट्रोल्स की, इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देन देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्विकली रिवाइज किए थे। अब आपने वो सारी अंडरस्टैंडिंग ले ली हुई है और हमें ये भी पता है कि अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर कंट्रोल्स वहाँ पे अच्छे आपको मिल जाएँ, इफ़ेक्टिव हों, तो आप क्या करते हैं जी, आप उनके ऊपर रिलाय करेंगे। ठीक है, रिलाय करने के लिए लेकिन ज़रूरी है कि पहले आप उनको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके आपको उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का आइडिया होता है। तो जब आपने टेस्ट किए हैं तो अगर वो सही निकल आए, अच्छे निकल आए, पॉजिटिव हैं, कंट्रोल्स तगड़े हैं, तो फिर आप उसके ऊपर रिलाय करेंगे। देन आपका सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का काम जो है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन स्टिल आइजा 315 बार बार मैं ये बात कोई पांचवी छठी बार आपसे कर रहा हूँ, आपने याद रखनी है हमेशा माइंड में कि सोली जो इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग है, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं, दिस सोली अकेले डोंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस। ठीक है जी, आप उसकी बेस पर अपना ओपिनियन नहीं दे सकते बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस। यू मस्ट हैव टू परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ऑन ऑल काइंड ऑफ मटेरियल अकाउंटिंग हेड्स एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये आईएसओ 315 आपसे कहता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर टीओसी आपने परफॉर्म किए हैं तो आपका जो कंट्रोल रिस्क है वो थोड़ा कम हो गया। अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जी वाकई कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कंट्रोल रिस्क आपका थोड़ा कम है, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपका ऑडिट रिस्क भी थोड़ा कम हो सकता है। तो आप उसकी बेस पर फिर ये डिसीजन लेते हैं कि मैं सब्सटैंटिव थोड़े कम परफॉर्म कर लूंगा। क्लियर बात? चलें जी, अब हम क्विकली तरह चलते हैं कि आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस तरह परफॉर्म करने हैं और उनके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आपने कंट्रोल्स को देखना है। अगर कंट्रोल्स डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, उसको उसको आपने स्टडी किया, कंट्रोल्स को आपको समझ आ रहा है कि कंट्रोल्स आर इन प्लेस, एटलीस्ट थ्योरेटिकली ऑन बुक्स तो हैं के कंट्रोल्स लगे हुए हैं, देन आप उसकी टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कंट्रोल्स हैं ही नहीं, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेस्टिंग एट ऑल। टेस्टिंग तो बिल्कुल आपने साइड पे करते हैं, किस चीज़ को टेस्ट करना है जो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि वो डिज़ाइन किस तरह हुआ है। देन दूसरी बात फिर आ जाएगी कि आपने उसकी, अगर वो डिज़ाइन सही हुए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, देन यू विल टेस्ट देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अब वो टेस्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। मैनुअल टेस्टिंग भी होती है, लेकिन आजकल आपको पता है हर चीज़ में ऑब्वियसली कंप्यूटर आ गया है, तो फिर यहाँ पर भी कैट होती है। ये कैट से मुराद क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ठीक है, कि कंप्यूटर की मदद से भी आप कुछ ऑडिट टेक्निक्स लगाते हैं, तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें आमतौर पर यूज होती है। होता है ऑडिट सॉफ्टवेयर आपका, और दूसरा होता है टेस्ट डाटा। ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है? ऑडिट सॉफ्टवेयर है जी कि आप क्लाइंट का जो सिस्टम है, जो आईटी सिस्टम है, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, या जिसके ऊपर भी काम कर रहे हैं क्लाइंट, आप उसमें अपना एक ऑडिट सॉफ्टवेयर एम्बेड कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, ताकि ये दो तरह से हो सकता है। एक तो ये इसका तरीका कार है कि आप उसको जो है ईयर एंड के ऊपर ही सिर्फ सॉफ्टवेयर को लगाएं और वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लें, जैसे कि मोस्टली दुनिया में होता है। पाकिस्तान में भी जो बड़ी फर्म्स हैं वो इसी तर्ज पे चलती हैं, इनके पास अच्छे बड़े तगड़े सॉफ्टवेयर हैं। आप एक लेजर के ऊपर, मतलब जब भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर का डाटा रन करते हैं, तो आपके पास सारी चीज़ें, आपके कुछ चेक्स होते हैं, फलां फलां डेट की इस तरह की ट्रांजेक्शन नजर आती है, वो सारा शो करके देता है। एक तो ये तरीका कार है। दूसरा एक तरीका कार और भी होता है कि आप सिस्टम, उनके सिस्टम के अंदर रियल टाइम बेसिस पर उसको लगा देते हो। इसकी मैं एग्जांपल छोटी सी आपको देता हूँ। एफपीआर के टीयर 1 सिस्टम के तहत आपने शायद कैफ में पढ़ लिया हो कि कुछ रिटेलर्स होते हैं टीयर 1 रिटेलर्स। आमतौर पे आम अल्फाज में जो जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, ब्रांचेज हैं जिनकी मॉल्स के अंदर हैं, वो आमतौर पे टीयर 1 रिटेलर्स हैं। एफबीआई ये कहता है कि हमें शक है कि आप लोग टैक्स पूरा पे नहीं करते, आप अपनी जो इनकम है वो कंसील करते हैं, छुपाते हैं हमसे। तो आप ऐसे करें कि अपने जो भी आपका पीओएस पार्ट ऑफ सेल सिस्टम है उसके अंदर हमारा
जो एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है एफपीआर का, उसको आप एम्बेड कर लें, इंटीग्रेट कर लें, ठीक है? ताकि लाइव रिपोर्टिंग हो हमारे पास आपकी सेल की। जैसे ही आप कोई चीज़ सेल करते हैं, हमारे पास भी आ जाए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जितने भी सुपर स्टोर हैं या बेकरीज़ हैं, बड़ी फार्मेसीज़ हैं, आप वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको एक स्लिप मिलती है, इनवॉइस जो मिलती है पीओएस से, उसके ऊपर नीचे एफपीआर का वो क्यूआर कोड भी बना होता है, एफपीआर इनवॉइस नंबर भी लिखा होता है। दैट इज ड्यू टू देयर इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्योंकि एफपीआर रिक्वायर करते हैं आपसे, ठीक है जी? तो अब उसका मकसद भी ये होता है कि साथ साथ चीज़ें हमें नजर आती रहें, अदरवाइज एंड में जाके फिर मसाइल होते हैं। कई बार सेल आपकी 100 की है, शो आप 20 कर रहे होते हैं, 30 कर रहे होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ लगाई गई। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर आप एक इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली आपकी अपने क्लाइंट के साथ बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्या वो आपको इस तरह डाटा देना पसंद करता है, ठीक है कि अगर वो एग्री करता है, देन ऑब्वियसली दोनों के लिए हेल्पफुल हो जाएगी चीज़। एंड में जाकर क्लाइंट से बहुत ज़्यादा डाटा उस तरह रिक्वायर नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो साथ साथ मिल रहा होता है। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के दो तरीके थे। देन आपका जी एक टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा क्या होता है कि आप डाटा लेते हो क्लाइंट से, उसके ऊपर आप कंट्रोल्स रन करोगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट से पूछा कि सेल आपकी किस तरह होती है, क्लाइंट ने आपको सारे का सारा साइकिल बता दिया। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कुछ साइकिल्स भी जो सेल्स के, परचेज के, इन्वेंटरी, कैश में बैंक वगैरह के थोड़े बताए हुए इन्होंने। आपने क्लाइंट से पूछा कि भाई आप किस तरह सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, शुरू कहाँ से होता है, उसने आपको सारा बताया, आपने प्रोसेस का फ्लो चार्ट बनाया। अब आपने कहा चलो जी अब एक सेल को करके देखते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट डाटा। आपने एक टेस्ट डाटा रन किया, यही अगर आप आईटी में करें इसको टेस्ट डाटा कहते हैं, वैसे आप करें तो वॉक थ्रू, जनरल एक नेम क्या है, वॉक थ्रू टेस्टिंग इसको बोला जाता है। तो वो आपने भाई कर लिया। अब इसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार कोई लूप होल रहता तो नहीं है, ये ना होगा कंट्रोल लिखा हुआ है लेकिन इन प्लेस नहीं है, ठीक है जी? तो आप इस तरह करके एक डमी डेटा बनाकर उसकी बेस पर रन कर सकते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट डेटा। अब इस जो कैट्स हैं इनके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदा है तो ऑब्वियसली बड़े हैं कि इसके अंदर टाइम आपका बच जाता है, चीज़ें इफेक्टिवली हो जाती हैं, एफिशिएंटली हो जाती हैं। फ़ायदा तो इसका ये भी है कि जी आपका जो ह्यूमन एरर के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, ऑब्वियसली कंप्यूटर नहीं यूज़ करना, लेकिन देयर आर सम डीमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस एज़ वेल। वो कौन से जी? सबसे पहला तो महंगा होता है, ज़ाहिर है पैसा लगता है इसके ऊपर, तो वो थोड़ा-सा कॉस्टली है। देन आपका क्या है कि आपने उसको सिस्टम को अप टू डेट भी रखना है, क्योंकि जैसे कोई कंट्रोल के अंदर चेंजेस आएगी, इस कैट के अंदर भी आपको कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नीक के अंदर भी कोई ना कोई चेंज लेके आनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है। देन स्टाफ को इतना ट्रेन करना है कि वो कंप्यूटर को समझे, वो कैट्स को समझे कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना है, दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये कुछ इश्यूज़ भी हैं इसके। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ रहे हैं मेजर ट्रांजैक्शन साइकिल्स, आपको थोड़ा-सा बताने की कोशिश करेगा आईकैप भी, और मैं भी इंशाल्लाह इसको थोड़ा-सा समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखें ये कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप होते हो आपको तब बेहतर ज़्यादा आइडिया होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं उनका प्रैक्टिकल दिखना भी बड़ा ज़रूरी है साथ-साथ। अदरवाइज़ क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है सिर्फ, आप इसको जितना मर्ज़ी याद करें, जितना मर्ज़ी याद करें, अगली जगह पे जाएँगे हर कहीं का कोई ना कोई थोड़ा-सा प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल देखा हो तो ऑब्वियसली बेहतर है उसका, लेकिन स्टिल काफ़ी चीज़ें इसी तरह की हर जगह पे आपको नज़र आएँगी। तो ट्रांज़ैक्शन साइकिल हम देख लेते हैं, रेवेन्यू, परचेज़, पेरोल का, कैश इन बैंक, इन्वेंटरी का, और इस तरह की चीज़ें। ठीक है। इसमें मैंने आपको एक तरीकाकार दिखाया है कि आपका क्वेश्चन पेपर में किस तरह का आ सकता है। देखिए पेपर में जो क्वेश्चन है वो आमतौर पे इस तरह आता है कंट्रोल्स का, कि कंट्रोल्स बताइए क्या है, ठीक है? फलां चीज़ हो रही है, कैश एक्सपेंस वगैरह के उसके ऊपर कंट्रोल बताएं, डोनेशंस के ऊपर बताएं, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन है। अब आपने कंट्रोल्स को बनाना है किस तरह, ये हम बाद में इसको देख लेंगे। पहले हम थोड़ा सा साइकिल एक बार इसका देखें चीज़ों का, तो फिर हम उस पर आते हैं। सबसे पहले आ गया सेल सिस्टम। देखें सेल सिस्टम होता क्या आमतौर पे वो आपको बताने की उसने कोशिश की, और उसने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके बताया आपको। क्योंकि असल में सेल्स तो बहुत ही बड़ी चीज़ है ना, वो पता नहीं किसी शुरू एक जगह से हो रही है और कहाँ पे जाके एंड हो रही है आपको नहीं पता लगेगा जब तक कि आप पूरे का पूरा सिस्टम स्टडी नहीं करेंगे। तो इसको पूरे सिस्टम को एक जगह पे रखने के लिए उसने 3 जगहों पे डिवाइड कर दिया। सबसे पहले उसने कहा रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से ऑर्डर लेना। देन आगे ऑर्डर्स तो आ गए हैं, लेकिन अब क्या करना है, डिस्पैच करना है, ऑर्डर्स को भिजवाना है कस्टमर को, इन्वॉइसिंग वगैरह भी करनी है साथ, इसका अलग से थोड़ा देखा जाएगा। देन ये सारा कुछ हो गया, लेकिन सेल्स को रिकॉर्ड करना है आपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि देखें जिसने ऑर्डर रिसीव किया है सेल्समैन आमतौर पे उसको अकाउंटिंग नहीं आती, उसका काम नहीं है अकाउंटिंग के साथ। देन जिस बंदे ने डिस्पैच किया है, मतलब आपका जो कोरियर डिपार्टमेंट है या स्टोर है या आपका डिस्पैच डिपार्टमेंट है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट अकाउंटिंग, ठीक है, आइडियली। अब थर्ड बंदा कौन है जी, अकाउंटिंग वाला। इनको अकाउंटिंग वालों को सेल्स का नहीं पता कि ऑर्डर किस तरह रिसीव करते हैं, डिस्पैच किस तरह करते हैं। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सबसे पहले तो ये देखिए एसओडी आ गया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये जो हमने पढ़े थे कि बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स होते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह, तो ये सबसे पहले तो उसने यहाँ पे डाल दिया। अब
पहले तो उसने कस्टमर ऑर्डर्स को बताने लगा है आपको ये क्या है। अच्छा, इन्होंने अप्रोच जो ऊपर कंट्रोल एग्जाम्स की बताई थी, वो इसलिए भी कुछ बताई थी कि उसी हिसाब से इन्होंने भी लिखा है, तो हम अब यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम के अंदर पेपर आपको आएगा कंट्रोल्स बताएं। अब आपने कंट्रोल से बताने हैं दो चीजें, एक होती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक होता है कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर का काम है, कंट्रोल्स बनाना किसका काम है, एंटिटी का काम है। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कंट्रोल्स बताएं या कंट्रोल एक्टिविटीज बताएं, तो आपको पता है कंट्रोल एक्टिविटीज इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसी का एक फिफ्थ कंपोनेंट है उसका। अब वहां पर आपने फॉरेन क्लाइंट बन जाना, एंटिटी बन जाना, एंटिटी बन के आपने सोचना नाउ यू आर नॉट एन ऑडिटर देयर, ठीक है। आपने वहां पे एंटिटी बन के वहां पे सोचना है। एंटिटी बन के आपने सबसे पहले सोचना है यार ये जो चीज मुझे कह रहा है, जो जिस फील्ड का कह रहा है, इसके अंदर मुझे रिस्क कौन कौन से, आपने रिस्क अपने लिख लेने हैं दो चार, जितने मार्क्स का क्वेश्चन उसके हिसाब से, ठीक है। रिस्क आपने लिखनी है। अगर तो वो रिस्क उसने सिर्फ कंट्रोल्स मांगे तो फिर आप जवाब में कंट्रोल्स लिखेंगे। यहाँ पे रिस्क लिखने से मुराद है कि आप कोई बुलेट्स में या कोई ना कोई निशानी कर लेंगे यार ये तीन चार रिस्क हैं। अब दूसरा आसान सा सवाल है ये आपके सामने कि इन रिस्क को कवर करने के लिए मैं कौन कौन से मेरे ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से मकासद होने चाहिए, अगर वो पूरे हो जाए तो मेरा रिस्क कवर हो जाए या एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए, उनको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से आप जो है अपने इन रिस्क को कवर कर सकते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर सेल्स की बात करें, बल्कि ऑर्डरिंग की बात करें, तो आपका एक रिस्क ये है कि जी कई बार जो है ऑर्डर्स जो है वो आ जाते हैं लेकिन वो डिस्पैच नहीं होते या आगे वो प्रोसेस ही नहीं होते, मतलब ऑर्डर आ गया लेकिन आगे जाके कुछ भी नहीं उसके बाद हो रहा, या ऑर्डर्स कुछ आ गए वो कस्टमर्स ऑथराइज ही नहीं है, या कई बार ऑर्डर आ गए हैं क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट, मतलब है कि आपने क्रेडिट लिमिट लगाई हुई है कि यार फलां बंदे को 1 लाख से ऊपर नहीं देना उधार, लेकिन अभी तक उसके ऑर्डर आई जा रहे हैं और वो 1 लाख से ऊपर भी निकल गए। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ वो रिस्क है आपको कि यार बैड डेट ना हो जाए, कुछ इस तरह का मसला ना हो जाए। अब ये हर रिस्क के केस आपने सोचना है यार ऐसा मैं क्या करूँ, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, जो अचीव हो गया अगर तो मेरा रिस्क खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर क्रेडिट लिमिट वाली बात है तो आप कहेंगे यार कोई क्रेडिट लिमिट अगर लग जाए ना मेरी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा ये थोड़ा मसला क्रेडिट लिमिट वाला हल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके बैड डेट्स हो रहे हैं ये रिस्क है तो आप उसकी लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको ये है रिस्क के लिए कस्टमर्स ऑथराइज नहीं है, पता ही नहीं है कौन से कस्टमर्स हैं और उनसे आ रहे ये मतलब ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो आप इनको कस्टमर ऑथराइज लिस्ट एक बनाना पसंद करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हर रिस्क के अगेंस्ट, ठीक है। अब हर ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट फिर आपने क्या करना है, आपने हर ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट एक एक कंट्रोल बनाना, सिंपल सी बात है कि यार ये वाला अगर कंट्रोल में कंट्रोल एक्टिविटी इसको बोल सकते हैं, अगर ये कंट्रोल लग जाए तो मेरा फलां वाला ऑब्जेक्टिव मीट हो सकता है। बात आ रही है समझ आपको। सबसे पहले आपने सोचना है कि भाई मुझे रिस्क कौन सा है, फिर आपने सोचना है कि मैं ऐसा क्या सोचूं या मैं क्या ऐसा क्या अचीव करूं कि जिसकी वजह से मेरा ये वाला रिस्क कवर हो जाए। थर्ड नंबर पे फिर आपने सोचना है कि भाई जो मैंने अपना टारगेट रखा है, जो ऑब्जेक्टिव रखा है, उसको अचीव करने के लिए मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा, कौन सा कंट्रोल लगाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने कहा कि इस रिस्क को कवर करने के लिए ये मेन कोई ऑब्जेक्टिव मैं अपना रख लूँ, वो आपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव रख लिया। फिर उस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने कंट्रोल्स लगा दिए। बात आ रही समझ। ये तीन चीजें हो गई। ये था एंटी का काम कि एंटी क्या करती है, रिस्क पहले देखती है, फिर देखती है ऐसा क्या करो कि मेरा रिस्क कवर हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। देन थर्ड पे क्या है कि आप कंट्रोल्स लगा रहे हो ताकि आपको कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव भी मीट हो जाए। अब ये तीनों काम हो गए एंटी के। अब यहाँ पे ऑडिटर साहब आ गए। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आया था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का भी कि भाई कंट्रोल्स भी बताएं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी बताएं, अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में आपने फॉर्म क्या बन जाना है, ऑडिटर बन जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटिटी बन के आप ऑब्वियसली सेल्फ रिव्यू तो नहीं ना करना आपने, आप नहीं करेंगे, आपने क्या बन जाना है, अब यहाँ पे आके ऑडिटर बन जाना है। तो आप अब आपने देखना है कि भाई इन हर कंट्रोल के अगेंस्ट में क्या टेस्ट करूं। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, देखें जो कंट्रोल लगा हुआ है उसी कंट्रोल को ही टेस्ट करेंगे ना, जो एक्टिविटी लगी हुई है उसी को ही चेक करना है ना आपने। मतलब कि इस लगी हुई है कि नहीं, सिर्फ लिखा तो नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे आपका रिस्क ये था कि उधार पे चीजें दे देते हैं, बैड डेट हो जाता है, ये आपका रिस्क था कस्टमर ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। अब इसका आपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये सोचा कि भाई कोई क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए, अगर क्रेडिट लिमिट लग जाए ना तो ये मेरा जो है रिस्क कवर हो जाए। अब आपने कंट्रोल्स के अंदर जाके क्रेडिट लिमिट लगा दी, ये कंट्रोल आपका बन गया। अब ये सारी बातें एंटिटी ने की हैं, अब ऑडिटर साहब आ गए हैं। ऑडिटर साहब ने अब ये कहा कि भाईजान आपका रिस्क फलां था, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फलां था, कंट्रोल आपने लगा दी ये वाला, अब मैं मुझे सिर्फ दिखा दें कहाँ पे कंट्रोल लगा हुआ है, सही है। उन्होंने कहा भाईजान ये देखिए हमने लिखा हुआ है। आप कहेंगे नहीं नहीं लिख के नहीं, मुझे जरा टेस्ट डाटा करके देखेंगे, मुझे थोड़ा सा अपने हिसाब से वॉक थ्रू करवा करके दिखाएं, ठीक है। अब आप
पिछले वाला जो सिस्टम, अगर उनका आईटी का सिस्टम है तो आप उसके अंदर एंट्री करेंगे कि कस्टमर का ऑर्डर आ गया है, लिमिट लगी हुई है, पहले तो देखेंगे क्या लिमिट लगी हुई है, ओके जी लगी हुई है 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब आपने देखना है कि क्या ये कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट भी करता है कि नहीं करता। आपने कस्टमर ऑर्डर सिस्टम में डाला कि भाई 1,50,000 रुपए का आ गया, उसी बंदे के अगेंस्ट इसकी लिमिट है, देख लेंगे क्या वो एक्सेप्ट करता है या वो कोई एरर या कोई पॉपअप आ जाता है वहाँ पे। अगर कोई उसने एक्सेप्ट कर दिया, इसका क्या मतलब है, कंट्रोल्स आर वीक, वो सिर्फ लिखे हुए हैं कंट्रोल्स, इंप्लीमेंट कोई नहीं है भाई, तो ये कंट्रोल डेविएशन है ऑब्वियसली। लेकिन अगर वो उसको रिजेक्ट कर दे या उसको आदत है कि पहले ऑथराइज करवाएं अदरवाइज इसको अप्रूव नहीं करेंगे, इसका मतलब देयर आर सम कंट्रोल्स अगेंस्ट इट, तो इसी को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं। बात आ गई थी बिल्कुल समझ आपको। तो सेल्स का उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके बता दिया, फिर आपको इस तरह परचेज वगैरह का भी बताया है। तो सेल्स का क्विकली जरा देखें आप जरा जल्दी से। कस्टमर ऑर्डर में आमतौर पर रिस्क क्या होते हैं, वैसे आप खुद भी सोचें तो आपके माइंड में यही आएंगे, ठीक है, जनरल सी चीजें हैं। सबसे पहले रिस्क है ऑर्डर्स में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम न्यू कस्टमर्स एंड न्यू कस्टमर्स में बी गिवन क्रेडिट विदाउट चेकिंग द कस्टमर्स रेफरेंस। आपने भाई एक नए किसी कस्टमर से को ऑर्डर उसकी तरफ से आया, अच्छा ये बिल्कुल परचून वाली दुकानों के लिए नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा और होगा क्योंकि उसमें कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं, वहाँ पे आप किस तरह इसको चीज़ों को लेकर चलेंगे। ये आमतौर पर बताया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें कस्टमर की एक लिस्ट होती है, सही है, कस्टमर लिस्ट जो आप लोगों ने शायद IS 38 में पढ़ा होगा, इंटेंजिबल्स में ये भी एक एसेट होता है, तो जो आपने पढ़ा था ना वो ये है बेसिकली, कस्टमर लिस्ट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पर होती है, एसेट है भाई उनका। तो अब कस्टमर की तरफ से भाई ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन उनको रिस्क ये है कि आप उधार पे चीजें देते हैं, हालांकि ना आपको उनका कोई अता पता है, ये एक रिस्क था। दूसरा है कि ऑर्डर में भी एक्सेप्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर दैट टेक देम ओवर देयर क्रेडिट लिमिट, एक्जिस्टिंग कस्टमर है लेकिन लिमिट से ऊपर उनको ऑर्डर चले जाते हैं, ये भी एक रिस्क है। देन एट सम ऑर्डर्स आर ओवरलुक्ड, कुछ ऑर्डर्स को प्रोसेस ही नहीं किया जाता, ओवरलुक हो जाते हैं, इतने ऑर्डर आते हैं कि भाई भूल जाते हैं, व्हाट्सएप पे तो ऑर्डर आते रहते हैं, कई बार मैसेज ऊपर गुजर जाता है, ऑर्डर को देखते नहीं है, क्लाइंट या कस्टमर आपका बुरा बनाता है, छोड़ के चले जाते हैं आपको, तो इसका मतलब रिस्क तो है ना। अब इन तमाम रिस्क के अगेंस्ट कोई ना कोई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आपने बनाना है, बाकी ये देख लीजिएगा जनरल से है। अच्छा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आ गई, आपने कहा कि सबसे पहले क्रेडिट लिमिट का मसला है, कोई बात नहीं, आप क्या करें, क्रेडिट दें न्यू कस्टमर को, जो भी है उनको एक क्रेडिट की लिमिट एक लगा दें, उनकी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपने कहा अच्छा और क्या मसला था, मसला ये था कि भाई कि कस्टमर ऑथराइज नहीं होते, कस्टमर्स अप्रूव नहीं होते, कस्टमर्स जो है कुछ ऑर्डर्स आते हैं उनको प्रोसेस नहीं किया जाता, कोई मसला नहीं भाई, एक ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं ना कि तमाम के तमाम ऑर्डर्स जो है वो प्रोसेस होने चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, होने किस तरह चाहिए वो नीचे जाकर बताएंगे आप कंट्रोल्स के अंदर, ठीक है। कंट्रोल्स में आ जाए, पहले नंबर पे आपने कहा कि सबसे पहले तो मसला होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करें। मसला ये है कि नहीं कस्टमर्स से ऑर्डर भी एक ही बंदा रिसीव कर रहा है, कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस भी एक ही बंदा कर रहा है, डिस्पैच भी एक ही बंदा कर रहा है, तो यहाँ पे ना तो कोई लिमिट फॉलो हो रही है ना कोई तरीकाकार फॉलो हो रहा है ऑथराइजेशन वगैरह का, सेग्रीगेट कर दो, अलग अलग कर दो, ये कंट्रोल कर गया, ठीक है। फिर आपने कहा कि तमाम जो भी नए कस्टमर्स होंगे उनके अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, और हर अकाउंट से हमारा कोई ना कोई लेजर वगैरह, हर कस्टमर को आप कोई लिमिट ऑथराइज करें, उसको लिमिट लगाएं उसकी, ये अब आपका कंट्रोल लग गया, क्योंकि ऊपर आपने जनरल सी बात की थी ना कि लिमिट्स वगैरह होनी चाहिए, अब यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जी कौन कौन सी लिमिट है, इसमें 10 लाख की, 8 लाख की, 7 लाख की, 15 लाख की, ठीक है। देन आपने कहा कि भाई मसला ये होता था कि तमाम ऑर्डर्स ओवर प्रोसेस नहीं होते थे, कुछ ओवरलुक भी हो जाते थे, कोई बात नहीं, कंट्रोल लगा लेते हैं भाई, सीरियल नंबर लगाओ इसको, हर ऑर्डर को सीरियल नंबर होना चाहिए, बीच में कोई सीरियल नंबर मिसिंग है तो पता लग जाएगा कि यार ये वाला ऑर्डर नहीं अभी तक प्रोसेस हुआ। आपने शायद KFC वगैरह में कभी देखा हो, उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई ऑर्डर लेते हैं तो आपको वो उसके ऊपर पर्ची आएगी, नंबर लिखा होता है उसके ऊपर आपके ऑर्डर का। अब वहाँ पर कुछ स्क्रीन भी उनकी चल रही होती है, स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर आ रहे होते हैं, दो तरह की चीजें होती है, एक होता है प्रोसेसिंग और एक होता है रेडी, ठीक है, कि ये रेडी टू डिलीवर है, इसको आप उठा सकते हैं, और एक होता है प्रोसेस अब कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो अब ये भी एक तरीकाकार है। अब वहां पर अगर मिसाल के तौर पे एक बीच में कोई ऑर्डर आ ही रहा लिस्ट के अंदर, तो फौरन नजर आने की चीज है ये वाला नंबर किधर है, अगर नंबर लगा होगा तो ये कंट्रोल्स है कुछ। देन अब उनको टेस्ट किस तरह करना है, जो जो उन्होंने बातें की हैं टेस्ट करते रहे, उन्होंने कहा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का चेक करना, भाई कौन कौन से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का बाकी बंदे डिफरेंट है, उन्होंने कहा था कि कोई लिमिट लगाई है, लिमिट चेक कर लो, रन करके देख लो कि लिमिट के बगैर ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही। उन्होंने कहा था कि सीरियल नंबर लगे हुए हैं, चेक करें सीरियल नंबर लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, तो इस तरह चीज हो जाएगी। मैंने आपको सिर्फ पैटर्न बताना था, अदरवाइज इसको वन बाय वन हम ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर सकते रिवील के अंदर, तो स्टिल इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जाहिर पूछ सकते हैं मेरे से। दूसरा जैसे डिस्पैच ऑफ गुड्स, अब चीज़ों को डिस्पैच करने में खुद यार सोचें दिमाग से बैठ के, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ समझ आएगा, सिर्फ अप्रोच आपने समझनी है, आपने एंटिटी बन के सोचना है कि भाई चीज़ों को डिस्पैच करने में मुझे क्या मसले आते हैं, बताएं जरा क्या आमतौर पर मसले होते हैं, लिटरली मुझे ये रटा हुआ नहीं है, याद नहीं है, जरा सी बात मैं भी आपसे करूँगा। देखें मसला ये है कि नहीं, कई बार ऑर्डर्स हम रिसीव करते हैं लेकिन गलत बंदे को भेज देते हैं, ये डिस्पैच में मसला आ सकता है। कई बार क्या होता है डिस्पैच नहीं होती चीज़, ये भी रिस्क है ना हमारे पास, ठीक है।
कई बार क्या होता है कि ऑर्डर किसी और चीज़ का होता है, डिस्पैच कुछ और होता है। ऐसे है, कई बार ये है कि भाई डिस्पैच ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कम चीज़ें होती हैं, मतलब ये जनरल सा रिस्क है। हो सकता है इसमें ना भी लिखे हों, लेकिन ये भी सही है आपके, अगर आप सोचें तो, ठीक है? तो रिस्क आपके सामने आ गए, हर रिस्क के अगेंस्ट आपने क्या करना है, उनका देखना है यार कौन से ऑब्जेक्टिव हों, कौन से मकसद हों, अगर वो अचीव हो रहा है तो मेरा ये वाला रिस्क कवर हो जाए, और देन हर ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट आपने क्या करना है, प्रिंसिपल कंट्रोल्स वगैरह देखने हैं। अब एक बार एक स्टूडेंट ने इधर ही ग्रुप में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऑब्जेक्ट क्या था, कंट्रोल्स के लिए या जो होते हैं सब्सटेंटिव के लिए कोई टेक्निकल वर्डिंग या कोई डॉक्यूमेंट्स बता दें जो लिखने लिखने होते हैं, यही जीडीएन जीआरएन वगैरह। देखें, मेरी जो अप्रोच रही एज अ स्टूडेंट भी और एज अ गाइड भी, मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि बजाय इसके कि आप इन टर्म्स को या डॉक्यूमेंट्स को रट्टा मारें, आप समझें प्रोसेस को। आपको जब प्रोसेस समझ आ जाएगा, एग्जाम के अंदर कोई अभी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी एक स्ट्रेटजी या टेक्निक है कि आपने वहां पर आंखें बंद करके प्रोसेस को, फ्लो को अपने माइंड में लेकर आना है कि यार अच्छा सेल हो रही है, सबसे पहले आपको उधर से ऑर्डर आया, ठीक है, कस्टमर ऑर्डर आ गया, आपने पहले स्टोर में देखा कि यार चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है, आपने वहाँ से चीज़ें मंगवाई, आपने चीज़ें डिस्पैच की, डिस्पैच करते हुए एक जीडीएन बना, गुड्स डिस्पैच नोट, इस तरह। तो आप इसको सिंपल एक प्रोसेस को समझेंगे, आप इंशाल्लाह इजीली कर जाएंगे, ठीक है? तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपना दिमाग ना इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली हमारे दिमाग की कैपेसिटी है कि आप उसमें कितनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो इसको जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फंक्शनल होता है। अल्लाह की तरफ से एक ऐसी चीज़ ये बनाई गई है हमारा दिमाग के, ये वियर एंड टियर इसकी उस तरह नहीं होती, इसकी तब होती है जब ये इसको इस्तेमाल नहीं करते आप। तो रट्टा लगा के बैठ जाना, ये भी बेसिकली इस्तेमाल ना करने का एक तरीका है कि भाई वो रट्टा लगा हुआ है ना, वो समझने को आप भाई सोचें समझें। एग्जाम के अंदर भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आप थोड़ा सा तसल्ली से सोचेंगे ना, इंशाल्लाह जो भी लिखेंगे बिल्कुल सही भी होगा, और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे कि भाई मैंने वाकई सही लिखा है। क्रैमिंग का मसला ये होता है कई बार कि आपको चीज़ का अगर लॉजिक नहीं पता तो आप उसको जितना मर्जी लिखते रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता और आप पैनिक भी करते हैं। तो उससे बचने के लिए थोड़ा प्रोसेसेस को समझें, ठीक है जी। अब एग्जाम के अंदर उन्होंने बताया इस तरह भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बताएं, उसका रीजन भी बताएं। तो सिंपल सी बात है, देखें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, आप कंट्रोल्स को क्यों टेस्ट कर रहे हैं, कोई तो रीजन होगा ना भाई। तो आपने सिंपल बता देना कि भाई जो भी आपका, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल आपका लगा होगा कि हम जीडीएन से रिसीव करते हैं, गुड्स डिस्पैच नोट हमारे पास बनते हैं, अच्छी बात है। अब आपने गुड्स डिस्पैच नोट जब देखने हैं वन बाय वन, सीरियली प्री नंबर्ड हो और इस तरह की चीजें आपने देखा, आपका क्या रीजन है उसके पीछे देखने? रीजन सिंपल सा है कि भाई क्या वो सारे के सारे जो आप कंट्रोल्स बातें हैं जिस तरह कर रहे थे, क्या उसी के अकॉर्डिंग है, क्या वो वाकई सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड हैं, क्या वो कंप्लीट है, ये आपका रीजन है। तो हर चीज के पीछे जो भी आपने करना है, कंट्रोल को टेस्ट करना है, उसका एक रीजन भी होता है, वो भी आप डॉक्यूमेंट करें। लेकिन ये अक्सर मैं आपको पिछले लेक्चर में मैंने रिस्क में बताया था कि जब भी आपने रिस्क में लिखना है तो आपने हमेशा उसका रीजन साथ देना है। विदाउट रीजन देयर इज नो रिस्क एट ऑल। अगर आप सिंपल लिख देंगे गोइंग कंसर्न का मसला, क्या करें भाई, गोइंग कंसर्न का मसला तो कर गया आपने, आप पीछे रीजंस बताएं, बैक करें, अपने स्ट्रेंथन करें अपने आर्गुमेंट को, फिर उसके अंदर वजन आएगा और एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क्स देगा, ठीक है? सिर्फ बात कर देना वो अहम नहीं है, क्योंकि वो कई बार वही बात है, क्रैम भी किया होता है, कई बार हमें तुक्का भी लग जाता है हमारा। आपने रीजन देनी है, रीजनिंग के साथ बात करें। इस तरह कंट्रोल्स अगर आपने टेस्ट बताने, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसको बताएं टू डू दैट, टू आइडेंटिफाई, टू इंश्योर, टू वेरीफाई। आप उसको बताएं कि भाई इस मकसद के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी एक्सपेंस का सिस्टम है, और ये जो आपके इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि जिसके ऊपर एक्सपेंस का एग्जैक्ट वही सेल की तरह परचेजेस और एक्सपेंस का होता है, इसको भी उसने डिवाइड करके हिस्सों में उस हिसाब से किया हुआ है, ठीक है जी। कैश एंड बैंक में आपको पता है कि ये कैश एंड बैंक आपका उसमें, अच्छा इसमें ना बुक के अंदर क्या किया है कि हर बार रिस्क नहीं बताए हुए, लेकिन आपने हमेशा अप्रोच रखनी है। अगर लेट्स से आपको कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बता दिए जाएं, क्या ये चीज़ें मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, तो क्या आप रिस्क पर पहुंच सकते हैं? उससे पिछला स्टेप है, इजीली पहुंच सकते हैं आप जाहिर है माइंड में आपका फ़ौरन आएगा कि यार ये वाला ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर ये जैसे कैश एंड बैंक में ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑल मनी रिसीव इज रिकॉर्डेड, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जितने पैसे आते हैं वो रिकॉर्ड होने चाहिए। क्या रिस्क होगा हमारा? रिस्क ऑब्वियसली हमारा ये हो गया, पैसे आते हैं रिकॉर्ड नहीं होते। देखिए कितना ईजी है ये। मसला मेरा ये है कि भाई पैसे चोरी हो जाते हैं, ठीक है। मसला मेरा ये है कि तुम पैसों की जो कैश एंड बैंक है उनकी कंप्लीटनेस इंश्योर्ड नहीं है,
तो हमने कहा कि भाई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बना लिया कि तमाम पैसे जो भी हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड होने। तो इसका मतलब है कि आप रिस्क से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इस तरह बनाना ईजी है, उस तरह कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से बैक वर्किंग या बैक थॉट के थ्रू आप वो भी बना सकते हैं, रिस्क भी बना सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कैश में उन्होंने बताया आमतौर पे आपके ये 4 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं क्या? ऑल मनी रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड, ऑल मनी रिसीव्ड इज बैंक्ड। ये हर जगह पे नहीं है, लेकिन आमतौर पे होता है कि आप ये कैश कैश जो भी इकट्ठा हुआ है वो शाम को या डे एंड पे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या वीकली जो बड़े बड़े प्रोसीजर आपने बैंक में डिपॉजिट करवाने हैं। अब ये आपका मकसद। रिस्क क्या होगा? रिस्क ये होगा भाई कैश पड़ा रहता है, चोरी होने का डर होता है, बैंक में नहीं रखवाता, ये रिस्क था। ऑब्जेक्टिव बना दिया भाई बैंक में रखवाना स्टार्ट करो टाइमली। ठीक है। देन ऑल मनी हेल्ड एज चेक्स नोट्स एंड कॉइंस इज प्रॉपर्ली सेफगार्डेड, ये भी एक रिस्क है। अब ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है कि भाई उसको सेफगार्ड। रिस्क क्या होगा? चोरी हो जाता है, लॉकर टूट जाते हैं, पैसा ऐसे खुला पड़ा होता है, कोई आके कोई बंदा उठा के ले जाए, चेक अक्सर में हमारे निकल जाते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो रिस्क आपका आपने एक कंट्रोल बना लिया। देन ऑल पेमेंट्स आर प्रॉपर्ली ऑथराइज, कैश के वाले से यही मैक्सिमम हो सकती है चीज़ें कि पैसा जो भी आया सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, पैसा बैंक के अंदर जाना चाहिए। ठीक है। पैसा जितना भी आया है और जो आपके चेक्स हैं, नोट्स हैं, करेंसी नोट्स या कॉइन्स वगैरह वट, वो आपके प्रॉपर्ली सेफ गार्ड होने चाहिए, कोई बंदा उनको ना चुराए, फिजिकल कंट्रोल मस्ट भी देयर। और इस तरह जो आप पेमेंट्स करते हैं वो भी ऑथराइज होना चाहिए, ये ना हो कि पर्सनल खर्चे होते जा रहे हैं उसमें से। तो ये आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, सिंपल है, इनके अगेंस्ट कंट्रोल्स बन जाएंगे आपके। आपने कहीं सारे पैसे रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है भाई, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर दो, पैसा लाने वाला बंदा और रखो, रिकॉर्ड करने वाला बंदा और रखो, सिंपल है। अगर पैसा जो लेकर आ रहा है, जो रिसीव कर रहा है पैसा, कैशियर और अकाउंटेंट दोनों सेम बंदा है, तो वो तो अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करेगा। आया लाख है, उसने कहा यार रिकॉर्ड मैं नहीं करना है, कौन सा किसी और ने मेरे से पूछना है, 90,000 रिकॉर्ड कर दो, 10 आ गया। ठीक है जी। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? एसओडी लगाइए ना, चेक करने भाई क्या वाकई एसओडी है। देखें जो जो एंट्री हुई है वो किस बंदे ने की है, उसी बंदे ने की है, किसी दूसरे ने की है जो जिसको ऑथराइज किया गया है। ठीक है। देन रिसीट्स के ऊपर, रिसीट्स में पोस्ट, अगर पोस्ट के थ्रू मतलब पहले इस तरह आते थे पैसे, आपको पता होगा वो क्या उसे कहते हैं, मनी ऑर्डर वगैरह, या आपको कोरियर करवाए गए हैं पैसे या लिफाफे में भेज दिए गए हैं, उसको देख लो भाई। देयर शुड बी सुपरविजन ऑफ द ओपनिंग ऑफ मेल, ये कंट्रोल है कि सुपरवाइज करें जब भी वो पैसे खुले, कोई एक और इंडिपेंडेंट बंदा भी हो, या पता हो गया इस कैमरे के अंदर ही बस खुलने हैं, ये भी एक तरीका कार हो सकता है। लिस्टिंग ऑफ ऑल मनी रिसीव्ड, लिस्टिंग से मुराद लिखा होगा तरतीब में, आमतौर पे इसका तरीका ये होता है कि यार 1000 वाले नोट कितने थे, 500 वाले कितने थे, 100 वाले कितने थे, इसको हम लिस्टिंग कहते हैं। देन मेल एंड चेक्स शुड बी डेट स्टैम्प्ड, मेल जो है ये उसके ऊपर भी डेट लगी हो, किस डेट को आई है। चेक्स वगैरह जो उसके अंदर है उनके ऊपर भी डेट हो, मतलब डायरेक्ट चेक्स अगर आपको आए हैं कहीं से तो डेट तो लगी होनी चाहिए ताकि पता हो किस डेट पे आए हैं। ठीक है। ये ना हो कि डेट नहीं लगी हुई चीज़ के ऊपर, वो बंदा हफ्ता खा जाए पैसे, जब उसके पास आए तो वो तब की डेट डाल दी गई, यार ये आज की डेट पे आए, फिर मसला हो जाएगा। अब इन्हीं का केस आपने देख लेना भाई कि उन्होंने कहा था सुपरविजन में होना चाहिए, क्या हो रही है सुपरविजन के अंडर, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, आपको देखें किस तरह सुपरवाइज हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा था भाई कि लिस्टिंग होना चाहिए, लिस्टिंग देख लें कि हाँ भाई बताएं, लिस्ट बनाई हुई है उसकी चेक कर ली, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। कंट्रोल लगाया हुआ था कि डेट्स वगैरह लगी होनी चाहिए, डेट्स चेक कर लें। बात आ रही है आपको समझ? तो ये इस तरह आपने इनको देख लेना चीज़ों को। पैटी कैश के भी इसी तरह ही हैं, मतलब जो रोज़मर्रा का पैसा वगैरह होता है उसके ऊपर कंट्रोल्स हैं। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। इन्वेंट्री स्पेशली जहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है मोस्टली, या आपकी जो रिटेल है उसके अंदर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको आपने उसके अंदर बड़े ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। जैसे लिखा हुआ है कि क्या रिस्क है हमारा, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट है जी, गलत इन्वेंट्री बड़ी, ये तो होता ही होता है वैसे पाकिस्तान में ना। आमतौर पे क्या होता है कि अप टू डेट नहीं होते ना, क्योंकि फिजिकल स्टॉक टेकिंग नहीं होती, फिजिकली वेरीफाई नहीं करते चीज़ों को, और रियल टाइम बेसिस पर आपका पीओएस पॉइंट ऑफ सेल नहीं चल रहा अगर, तो वहाँ पे मसला आ जाएगा, स्टॉक इन आउट हो रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हो रही, ये आपका रिस्क है। किस तरह इसको सही करेंगे, क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आप इसके ऊपर लगा, आपने कहा ना कि इनएक्यूरेट है, तो आप कहेंगे भाई उसकी रिकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, यही है ना, रिकॉर्डिंग्स अप टू डेट होनी चाहिए, फौरन चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए, आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लग गया। इन्वेंट्री में भी स्टोलन और डैमेज, मसला है चोरी हो जाती है, नुकसान पहुंच जाता है, क्या कंट्रोल हो सकता है? बंदा रखें यार, अगर कोई कैमरे शैमरे लगाएं, सीसीटीवी लगाएं, कोई गार्ड रखें, लॉक करके रखें। ये मतलब अगर ऑब्जेक्टिव्स की सिर्फ बात की जाए तो आपका क्या है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए चोरी, कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएँ कि चीज़ें डैमेज होने से बचें, ख़राब होने से, ये आपका ये कंट्रोल्स के अंदर फिर आप बताएंगे कि वो क्या काम आप करना चाहिए। जैसे गार्ड रखें आप, सीसीटीवी वगैरह लगाएं, चीज़ों को डैमेज होने से बचाने के लिए उनको मतलब जो फ्रेजाइल चीज़ें हैं या जो नाजुक है, जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उनको थोड़ा अलग करके रखें, वजन शजन
उतना ही दे इतना होना चाहिए, मतलब ये आपके स्पेसिफिकली जो भी आइटम है उसके हिसाब से आप टेस्ट और कंट्रोल में आपने उन चीज़ों को टेस्ट कर लेना है, क्या ये जो कंट्रोल्स बोल रहे हैं ये लगे भी हुए हैं। इन्वेंट्री में भी वैल्यू ऐड इन करेक्ट अमाउंट्स, वैल्यू उसकी सही नहीं होती, ये बड़े मसाइल हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है वैल्यूएशन उनकी ठीक होनी चाहिए। कंट्रोल्स क्या है, कंट्रोल्स इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। कंट्रोल्स ये हो सकते हैं कि हर इन्वेंट्री के अगेंस्ट आए परचेज भी आई हुई होगी ना, वो तो परचेज या मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, तो आपने उसका भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज यहाँ पर भी लगाएं। वैल्यू जो जो रिकॉर्ड करने वाला बंदा वो कोई और होना चाहिए। इन्वेंट्री सुपरवाइजर जो है वो आगे एंट्री ना करे इन्वेंट्री की, ठीक है, वो जाहिर अपने हिसाब से करेगा। लिटिल टू लिटिल इन्वेंट्री में भी है, कई बार ये मसला होता है इन्वेंट्री यार इतनी थोड़ी रहेगी कस्टमर का ऑर्डर, ये अब क्योंकि एंटिटी के माइंड से हम देख रहे हैं ना, एंटिटी को ये मसला होता है कि भाई कस्टमर ऑर्डर लेने आया है और आपने कहा यार आज तो नहीं कल मिलेगा, क्या कल आएगा कस्टमर लेने? ऑब्वियसली नहीं आएगा, उसको रिवायड नहीं थी ना इस चीज़ की। इसका मतलब बफर स्टॉक नहीं है आपके पास, सेफ्टी स्टॉक नहीं है आपके पास। आप लोगों ने शायद कॉस्ट वगैरह में पढ़ी हो इस तरह की टर्म्स। तो ऑब्जेक्टिव अब यही है कि यार अप टू डेट जो हमारे पास सफिशिएंट इन्वेंट्री होनी चाहिए। लेकिन एक मसला ये है कि भाई कई बार बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लेके बैठ जाते हैं। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो वो बेसिकली क्यों वो प्रेजेंट किया गया वाला कॉन्सेप्ट, वो इसीलिए किया गया कि भाई कई बार तो इन्वेंट्री बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और कई बार क्या होता है कि इन्वेंट्री इतनी वाधू लेकर बैठ जाते हैं, पैसा स्टक हो जाता है, पैसा फंस जाता है। क्लाइंट का रिस्क है ना एंटिटी का कि भाई पैसा इधर टाई अप करके मैं बैठ गया हूँ, यही पैसा मैं कहीं पे और लगाता, क्योंकि इन्वेंट्री हैज अ कॉस्ट, आपने कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट वगैरह सारी पड़ी हुई है, यही वो रिस्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट आप कंट्रोल्स वगैरह बनाएंगे, ये एंटिटी का काम है, देन कंट्रोल्स को टेस्ट करना ऑडिटर का काम होगा। नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी यही मसाइल है, और उनके भी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स और रिकॉर्डिंग्स वगैरह की बात की गई है, तो उसके साथ आप देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये था जी आपका इसमें ना बेसिकली इस चैप्टर को क्रैक करने की नीड नहीं है। कई स्टूडेंट्स इसमें पूछते हैं सर ये कंट्रोल्स को रट्टा मार लें ये वो, देखें या तो अगर आपने याद रखना इसके सिर्फ बुलेट्स इस तरह बनाए छोटे छोटे कि आपको पता लगे, वर्डिंग एक वर्ड पता लगे और आप उसको बना लें। लेकिन मैं इस तरह कभी भी रिकमेंड करता है, शायद मुझे करना नहीं आता रिकमेंड इसमें, शायद मैं इस चीज़ में वीक हूँ। मुझे बेसिकली लगता है कि आपको ना कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आपको एक प्रोसेस का पता लग गया है, आपको टेक्निक आ गई है ना कंट्रोल्स बनाने की, यार आप इसके अलावा कोई कंट्रोल बनाए, जरूरी नहीं है कि बुक के साथ मैच करें आपके। ठीक है, बुक के साथ मैच करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये जो कंट्रोल्स बुक के अंदर भी बताए हुए हैं ये स्टैंडर्ड्स के अंदर भी लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड के अंदर भी गाइडेंस है। आप जो ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ते हो सिवाय कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के, आईसा 570, सब्सिक्वेंट ओपनिंग बैलेंसेस, कंट्रोल अकाउंटिंग एस्टीमेट वगैरह वगैरह, इस तरह के जो स्पेसिफिक, उनके अलावा जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स भी होते हैं वो बेसिकली 7 प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं के ऊपर ही बनने हैं। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन थी, उन्हीं को ही आपने घुमाना होता है, उसी में से कुछ नोट्स आपने लगाना होता है हर जगह पे। तो इसका मतलब है कि इनको अप्रोच को समझने की नीड है, ये रट्टा मारने की नीड बिल्कुल नहीं है। अप्रोच समझने में सबसे पहले रिस्क होना चाहिए, कोई ना कोई रिस्क के अगेंस्ट कोई ना कोई तो मकसद होगा ना, कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा। अगर वो चीज़ हो जाए तो आपका रिस्क कवर हो जाए। हर ऑब्जेक्टिव का कोई ना कोई फिर आगे होगा भी डिटेल में कंट्रोल, बस ये काम एंटिटी है, उन्हीं कंट्रोल्स को उसी के ऊपर रहते हुए ज्यादा नहीं सोचना। जो कंट्रोल्स बताए हुए हैं उन्हीं कंट्रोल्स वाली वर्डिंग को ही आपने टेस्ट कर लेना है। अगर वो कह रहा है सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, चेक कर लें है कि नहीं। अगर उसने कहा था कि भाई सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड होने चाहिए इनवॉइसेस, चेक कर लें यार है कि नहीं, बात आ रही है समझ। अगर उसने कहा था कि फिजिकल कंट्रोल में सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, कंट्रोल उसने बताया, चेक करें यार सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि नहीं, ये टेस्ट है आपका। क्लियर है ये बात? तो ये सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो क्लाइंट कहता है वो होता भी है नहीं, या कहते हैं कुछ नहीं। अगर तो उसने कंट्रोल्स लगाए कोई नहीं हुआ तो टेस्ट कोई नहीं करने। अगर उसने कंट्रोल्स लगाए और आपने अंडरस्टैंडिंग ली है एज पर आईसा 315, आपको समझ आई है कि यार ठीक है, फिर आप उनको टेस्ट करेंगे। टेस्ट किया, सही निकल आए हैं, बेहतर है, रिलायंस प्लेस की जा सकती है, अच्छी बात है यार, हमारी मजदूरी कम होगी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम हो गए। नहीं रिलायंस प्लेस करनी, फारिग करें, सब्सटेंटिव के ऊपर जाएं। ठीक है जी, चलें, ये आज आपका चैप्टर 6 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर असेंबली में मिलेंगे चैप्टर 4 हाई कैप की बुक का। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।